तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आप किस लिए बना रहे हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आप लोगों के साथ जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा आज आप दिल्ली में भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा कहा नहीं, कॉकरोच कहते हैं आप। फिर आप कहते हैं जब कोई वीडियो बना के जंतर मंतर के लेके जाता, आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जब आप ये मीडिया में चल जाता, फिर आप कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर आपके यहाँ जब सुनवाई होती है, आप सुनते नहीं है और आप कहते हैं हम इस पर कल बताएंगे। तो ये क्या टालने की प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो, इससे कहीं ना कहीं युवाओं के दिल पे एक असर पड़ रहा है और उनको इस तरह की एक चोट लग रही है कि हमारे साथ जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, तमाम लोग उससे जुड़े और नतीजा ये रहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे, चूंकि मानसून सत्र चल रहा है संसद का, धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे हाथों हाथ ले रहे थे, ऐसी तारीफें कर रहे थे या फिर ऐसे हाव भाव थे मानो धर्मेंद्र प्रधान कुछ बहुत बड़ा करके आए हैं इस देश के लिए या फिर इस देश के युवाओं के लिए। सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी की नीयत आकर खड़ी हो जाती है, तब भी जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, इस मामले को लेकर हम बड़े संजीदा हैं, और दूसरी तरफ जो कोर्ट में सुनवाई की बारी आती है तो सीबीआई के वकील गायब हो जाते हैं और अगली डेट देने को मजबूर हो जाते हैं जज साहब। तो क्या चल रहा है आखिरकार देश में? बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए सरकार है या फिर मुद्दों के असली हल निकालने के लिए? इसमें कहीं ना कहीं अब डिबेट हो रही है। करेंगे बात। केपी मलिक जी विश्वपतकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, ये थोड़े शर्म की बात होनी चाहिए थी। सर झुकाकर अगर कहीं जाएंगे तो उनको जो है उस तरह से नजर आना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट पहुंचे ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने हौसला अफजाई की जैसे कोई मेडल जीत के आए हैं, कोई चाइना को या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर आए हैं सरहद पर, ऐसा लग रहा था। देखिए हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है और हमेशा ये दिखाई देगा आपको। एक तरफ वो ये कह रही है कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं, छात्र उनसे नाराज हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। और दूसरा चरित्र और चेहरा आपका ये है कि जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं, इस्तीफे के बाद उनका पहला दिन है, तो आप उनका भव्य स्वागत करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का और के मोदी सरकार का दोहरा चेहरा दिखाता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो तमाम इनके साथी हैं, इनके लोग हैं, इनके मंत्री हैं, उनके बच्चे कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। एक अपराजिता सारंगी हैं जो मंत्री और सांसद भी रही हैं, उड़ीसा की आईएएस अधिकारी रही हैं, उनकी बेटी ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान पे। और बाद में जगह जगह से उनके ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ से और बाकी जगहों से उसको फोन किए गए, उसके उनकी मदर को, और उन पर दबाव डाला गया कि ये ट्वीट डिलीट कराइए, और वो लड़की ने नहीं किया। नहीं किया और ये कह के दोबारा ट्वीट कर दिया कि मेरे ऊपर इस तरह का दबाव आ रहा है। तो ये क्या जताता है? इसी प्रकार से एक मंत्री आसाम के, उनकी बेटी ने भी यही ट्वीट किया कि घोटाला घपला हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये जो छात्र हैं, अब ये छात्र तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप बड़ी तादाद में देखेंगे, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे देश के दूसरे शहरों में जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे, वहां बड़ी तादाद में लोग और युवा जो सड़कों पे उतरे थे और उन छात्रों के पेरेंट्स जो उनके साथ सड़कों पे उतरे थे, उसमें ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष के या दूसरी पार्टियों के या इंडिविजुअल लोग थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी बड़ी तादाद में थे और नागपुर जैसी जगह में थे। आप सोचिए, जहां आप कहते हैं असली हेडक्वार्टर नागपुर है, वहां सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि वहां सोशल मीडिया भी उस लेवल का नहीं है जैसा दिल्ली में है, इसलिए वो तस्वीरें आ नहीं पाई है वहां से। और हेडक्वार्टर है, जाहिर सी बात है वहां कंट्रोल भी भारी भरकम होगा, तो इसलिए तस्वीरें उस प्रकार की नहीं आई जो आनी चाहिए थी। लेकिन भीड़ का बाहर निकलना, विरोध प्रदर्शन करना जताता है कि जितने हल्के में भारतीय जनता पार्टी इस मामले को ले रही थी,
ये मामला बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हरकतें कर रही है कि वहां पे जो खाना पहुंचा रहा है उसको पकड़ लो, उसको दबाव दे दो, जो पेरेंट्स वहां पे आए उनको पूछताछ करो, उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, उनको परेशान करो, तो आप कहीं न कहीं उन छात्रों को दोबारा इस स्थिति में ला सकते हैं कि वो कुछ करने पे मजबूर होंगे। क्योंकि आपने वायदा किया है कि किसी छात्र पे किसी भी जो आंदोलनकारी जो है जंतर मंतर का, उस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपने वायदा किया, अपनी मांग में इस बात को माना है, और उसके बावजूद अगर आप इस तरह की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये आपके लिए विनाशकारी साबित होगा आने वाले समय में। दूसरी खबर, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहार के पटना में जो आंदोलन हुआ छात्रों का, और वहां पे जो AK-47 लहराई गई है, हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि गोली भी चली है, लेकिन जब तक तथ्यों की पुष्टि ना हो तो मैं तो नहीं कहूंगा कि गोली चली है कि नहीं चली है। लेकिन ये बात तो सच है कि वहां पे वीडियो जो आए हैं उसमें AK-47 तो लहराई जा रही है। अगर लहराई जा रही है तो इसका मतलब तो वहां पे छात्रों को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए ये बंदूकें लाई गई थी। तो क्या सरकार की योजना थी कोई इस तरह की गोली चलाने की? तो इस पे भी सरकार को इस चीज की स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं कि सरकार स्वागत कर रही है पार्लियामेंट में, वहां पे गोलियां चलवा रही है, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो अगर इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं, तो मैं फिर आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी गलती करने जा रही है। और दोबारा से अगर इसमें मामला बिगड़ता है तो ये मामला फिर भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो आप वायदा करते हैं लोगों के साथ, उस वायदे को निभाने का काम करें। आप हमेशा अपने वायदों को जुमलेबाजी बता के और उससे बचने का जो काम करते हैं, वो पुराना ढर्रा अभी नहीं चलेगा। आपने मूर्ख बनाया किसानों को, उनके साथ जुमलेबाजी आपने की। जनता के साथ आप लगातार चुनाव में जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप छात्रों के साथ अगर सोच रहे हैं कि जुमलेबाजी करके आप बच जाएंगे और दोबारा वही हरकत करेंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल साबित होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सर, जुमलेबाजी तो कर ही रहे हैं ना। एक तरफ कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम त्वरित जो है एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द न्याय देंगे। दूसरी तरफ सुनवाई हो रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचे पहले दिन। अब बताइए, मतलब जहां पर असल लड़ाई लड़नी है आपको, वहां पर आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और जहां पर आपको दिखाना है कि देखिए हमारा 56 इंच है, हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, वहां पर आप एक वीडियो बना देते हैं और गोदी मीडिया आपके चरण वंदना में लग जाता है और देश को ये बताने के लिए लग जाता है कि देखिए मोदी जी कितने सजग हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कितना सोच रहे हैं। मतलब इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। वकील साहब पहुंचे ही नहीं। सुनवाई होनी थी, क्या वकील साहब को पता नहीं था सीबीआई के कि सुनवाई हो रही है? और यही सीबीआई है जिसने वो 2024 के मामले में संजीव मुखिया को ये कहते हुए छोड़ दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इन्होंने पेपर लीक किया था। तो पेपर हवा में लीक हो गया था, जिसके बाद जो है ये पूरी नौटंकी हुई। मतलब क्या इस मोर्चे पर भी फेल सरकार? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को सजा दिलवाने के नाम पर भी फिसड्डी साबित हो रहे। देखिए हिमांशु, जब इस तरह के मामले होते हैं, कई बार ये होता है कि कमेटी बना दी गई है, जांच एजेंसी बना दी गई है, SIT बना दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है, तो ये सब जो मामले को ठंडे बस्ते में डालने जैसी चीजें होती हैं और उसमें फिर कानूनी नूराकुश्ती चलती रहती है। इसके 1000 उदाहरण हमारे सामने हैं। आप देख लीजिए, राम मंदिर पे SIT बनाई थी, क्या हुआ अभी तक? उससे पहले भी एक SIT बनी थी जब अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था, उस SIT की तो कोई रिपोर्ट आज तक आई ही नहीं है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हुए कहते हैं कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, आप ही कह रहे हैं कि भाई वकील साहब आए नहीं। और वकील साहब अगर आ भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे? जो 2024 के दोषी आपके हिसाब से थे और जिस संजीव मुखिया को आपने पकड़ा था, उसको तो आपने बाइज्जत बरी कर दिया। आपने तो कह दिया इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो ये फास्ट कोर्ट जो है, इसका मतलब ये दोषियों को जल्दी जल्दी जो है छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी कह देंगे ये निर्दोष है। तो ये करेगी क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आप किस लिए बना रहे हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आप लोगों के साथ जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा आज आप दिल्ली में भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो आज एक सुनवाई हुई है
कोर्ट ने सुनवाई की है, तो कोर्ट सब सुन रहा है। पहले हाँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा कहा नहीं, कॉकरोच कहते हैं आप। फिर आप कहते हैं जब कोई वीडियो बना के जंतर मंतर के लेके जाता, आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जब आप ये मीडिया में चल जाता, फिर आप कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर आपके यहाँ जब सुनवाई होती है आप सुनते नहीं है और आप कहते हैं हम इस पे कल बताएंगे। तो ये क्या टालने की प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो, इससे कहीं ना कहीं युवाओं के दिल पे एक असर पड़ रहा है और उनको इस तरह की एक चोट लग रही है कि हमारे साथ जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा है। वो बच्चे लगातार दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम में पर्चा लीक हो जाता है, नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्कूलों कॉलेजों को आप बंद करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को जो रोष है, वो रोज कहीं प्रेशर बन के अगली बार अगर आ गया, अगर आपने उनके साथ मजाक किया, अगली बार आ गया, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार सारी चीजों को संजीदा तरीके से लेते हुए उसका समाधान करे और कोशिश करे कि इस तरह की चीजें ना हो। वो मांग क्या रहे हैं? वो REA मांग रहे हैं ना आपसे, भाई राइट टू एजुकेशन मांग रहे हैं ना, RTE मांग रहे हैं वो आपसे, अपनी शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं आपसे वो। तो आप अगर शिक्षा का अधिकार भी नहीं दे सकते, आप अगर शिक्षा भी नहीं दे सकते, तो काहे को नारीबाजी आप कर रहे हैं? तो नहीं, इसलिए सरकार सरकार कहीं एक संजीदा तरफ नजर इस आती मामले है। पर सर, शिक्षा वाले मामले पर अभी बात थमी नहीं है, शिक्षा वाले मामले को लेकर अभी पूरी बात हुई नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन चलने लगा एक तरह से कि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, जो चीजें चलेंगी वो आगे चलती रहेंगी, अब हम E20 पर बात करेंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम जो है इसको लेकर हल्ला बोल करेंगे, कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो। तो अब तो E20 को लेकर बात होगी। और E20 पर एक मजेदार बात एक और ये हुई है कि नितिन गडकरी की तरफ से एक मामला कोर्ट में गया था, उस कोर्ट में नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया है कि E20 को लेकर हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, E20 मेरा मंत्रालय नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो देखें। मतलब आप वकालत करने सबसे पहले आ जाते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो एथेनॉल के प्लांट्स लगाते हैं, आप चीजें तमाम आपसे जुड़ती हैं और फिर आप कहते हैं जहां पर जवाबदेही का जिक्र आता है कि हमारा तो मंत्रालय नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। बात गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कें तो जानते हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बना, वो उसमें गड्ढे हो गए, बताइए 13 दिन बाद ही गड्ढे हो गए। तो उसको लेकर जवाबदेही उनसे कोई पूछे जाकर। लेकिन E20 को लेकर अब क्या घमासान आगे बढ़ेगा सर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, चाहे E20 तेल का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, जिस प्रकार से आपने कहा कि रोड पे इस प्रकार के गड्ढे हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जवाबदेही नहीं है, ये तो दूसरा मंत्रालय। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें नेहरू का मामला है। ये नेहरू साहब ने जो सही नहीं किया, इसलिए नेहरू पे आरोप नहीं लगाया इन्होंने, या सोनिया गांधी राहुल गांधी पे आरोप नहीं लगाया। अगर ये उसी पे आरोप लगा दें और ये कह दें कि सड़क इसलिए टूटी है, गड्ढे इसलिए हुए हैं कि वहां पे कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी ने जाके कुछ गड़बड़ी करी, और E20 में जो ज्यादा ये बदमाशी हो रही है, ये कांग्रेस कर रही है, ये राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये सारी जो नीति थी ये जवाहरलाल नेहरू की नीति है, हमारे इसमें कोई दोष नहीं है, ये कुछ भी कह सकते और अंधभक्त पीछे से जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर देंगे। आपको याद नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने कहा था, जब वो व्यापारी गए कि साहब बिजली नहीं आ रही है, 3 घंटा बामुश्किल बिजली आती है और बड़ी दिक्कत हो रही है, फैक्ट्री चल नहीं पा रही है, तो 3 बार उन्होंने कहा और मंत्री जी का जवाब क्या था कि जय श्री राम, और जय श्री राम बोले निकल लिए। और आप जैसे उधर दूसरी तरफ जय श्री राम के मंदिर में डकैती हो रही है, लूट हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही के लोग कह रहे हैं, नपेंद्र मिश्रा जी। नपेंद्र मिश्रा जी से क्या नहीं, नपेंद्र मिश्रा से अंदर का जानकार तो कोई होगा नहीं। वो तो PMO की भी जानकारी रखते हैं, लखनऊ की भी रखते हैं और अयोध्या की भी रखते हैं। तो वो अगर कह रहे हैं कि लूट हुई है तो हम तो मानेंगे लूट हुई है। तो इधर लूट हो रही है और आप जवाबदेही के नाम पे जय श्री राम बोल दे रहे हैं। तो ये जो मजाक चल रहा है पिछले 12 साल से देश में, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये जो जेनजी आया है, ये जो युवा आया है, ये डिफरेंट सोचता है, ये सवाल बहुत पूछता है, इसके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, और आप जवाब नहीं देंगे तो फिर जंतर मंतर जैसे हर्ष भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। अभी आप
एजुकेशन पे जवाब दे रहे थे, अब आप थोड़े दिन बाद E20 पे देंगे, तब तक फिर नया कुछ मामला आ जाएगा। भाई जवाब तो राम मंदिर के मामले पे भी मांगा जाना चाहिए। आपने तो भगवान राम को हाथ पकड़ के, तस्वीरों में जो दिखाई गई थी कि भगवान राम को जो बाल राम दिखाए हैं, उनका हाथ पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं आप। तो आपने तो उनको घर में बिठाया था, आपने तो उनका घर बना दिया था, और उन्हीं के घर में डकैती हो रही है, और जो लोग डकैती में दोषी हैं उस पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो अगर कल को उस मामले पर आंदोलन हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा? क्या उसमें भी आप कहेंगे कि इसमें राहुल गांधी का हाथ है, नेहरू ने गलत तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया था, नेहरू ने अलग नीति बना दी थी, फिर भी ये कहेंगे क्या? तो आप कहां कहां बचेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार के बचने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, और अब सरकार गिर रही है। और एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। हमारे साथ मजाक किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। आप कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। संसद भवन के अंदर पटल पे खड़े होकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा कोई भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ है, और बाद में पता चलता है सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हमारे जो है 6 कीमती जवानों की शहीदी हो गई है। तो ये क्या मजाक कर रहे थे फिर डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में? आप पार्लियामेंट में खड़े होकर जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये झूठ अब नहीं चलेगा। ये जन जी आपसे सवाल पूछेगा, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके धर्मेंद्र प्रधान जैसा हश्र आपका भी होगा। जी। हम्म। अच्छा, जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं सर, वो संसद में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अब मांग ये कर रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव छात्रों के साथ किया उस पर चर्चा होनी चाहिए। और सरकार है वो कह रही है कि अब हम जो है शिक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो है बात करना चाह रहे हैं, तो आप नया शिगुफा ले आए हो और जो है आप पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते हो। तो पार्लियामेंट का जो हाल है, मतलब सारी चीजें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, संसद के बाहर हो रही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इतना खर्चा फिर क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में खर्चा नहीं होना चाहिए। इस देश का जो रुपया है वो बचाया जाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी तो कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले कि भाई गाड़ी कम चलाओ, कारपूल करो और जो है सोना मत खरीदो। तो पैसा बचाने के लिए संसद भी नहीं चलनी चाहिए फिर तो, क्योंकि चल तो पा नहीं रही है ना। ऐसी रस्साकसी हो रही है जिसपे कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार कोशिश करती है कि विपक्ष के साथ समझौता करके, विपक्ष के साथ बैठ के तालमेल करके संसद को चलाया जाए, ताकि बिल पास हो सके, जनहित के बिल पास हो सके, जनहित में कुछ काम हो सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सरकार तो जनहित की बात करती नहीं है, ये तो जनहित के लिए जुमलेबाजी करती है, और बाकी MP और MLA खरीदने के लिए अपनी जुमलेबाजी करती है। अब आप देखिए, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, जिस प्रकार से वहां पे लाठियों में, डंडों में कीलें लगाई गई थी, जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर वहां पे बल का प्रयोग किया गया है, वो सब तस्वीरें सामने आई हैं। तो उसमें सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार इस मामले में फंस रही है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्योंकि ये भी बात है कि सरकार ने आखिरी दिन में CRPF की कंपनियां बुलाई थी वेस्ट बंगाल से और कश्मीर से। तो आप बॉर्डर के राज्यों से फोर्स को दिल्ली बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉर्डर पे खतरा नहीं है, दिल्ली में खतरा है। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया था? ऐसा कौन सा बड़ा खतरा था? ये विपक्ष का काम है पूछना, और आपको उसका जवाब संसद में देना चाहिए। लेकिन सरकार वो नहीं देगी। अब सरकार शिक्षा पे जुमलेबाजी करेगी। शिक्षा पे क्या किया आपने पिछले 12 साल में जो आप बताएंगे? अगर आपने कुछ अच्छा शिक्षा में किया होता तो ये आंदोलन क्यों होता? तो ये सरकार जो है उलझाना चाहती है विपक्ष को, और अपने तरीके से नचाना चाहती है, जो इसकी स्ट्रेटजी रही है पहले से। अब विपक्ष के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगी कि विपक्ष उसमें उलझ जाएगा और ये अपना काम कर लेंगे। जैसे आपको याद होगा पिछली बार ये महिला बिल के महिला बिल में लपेट के परिसीमन बिल पास करना चाहते थे, और उस पर विपक्ष ने हल्ला कर दिया। तो ये धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं। तो पिछले तरीके से इनका मेन मकसद तो यही है कि परिसीमन बिल को किस प्रकार से पास कराया जाए संसद में। मेन मकसद इनका वो है, और उसी के आसपास इनकी राजनीति घूम रही है। क्योंकि आपने देखा है कि वो सारी तैयारियां इनकी हो चुकी है,
सांसदों को तोड़ने की, सांसदों को ब्लैकमेल करने की सारी तैयारियां हो गई हैं और करीब ये 360 के करीब पहुंच चुके हैं। तो संख्या इनके सामने है, तो इनको लगता है कि हम आसानी से करा सकते हैं और आसानी से तभी होगा जब हाउस चलेगा। तो इसलिए ये हम्म, शिक्षा के मामले पे, बाकी मामले पे हाउस को पहले शांत करके चलाना चाहते हैं। हम्म। जी। अच्छा, एक खबर ये भी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर को लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी में अब एक जो फाइनेंस एक्सपर्ट है उसको भी जोड़ा जाए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए हिमांशु, पहली बात तो ये है कि जो एसआईटी बनी है प्रदेश की, वो उन्हीं लोगों के मातहत काम कर रही है जिसमें कई लोगों के ऊपर आरोप है, कई लोग ट्रस्ट में हैं। तो पहली बात तो ट्रस्ट पे ही उंगलियां उठ रही हैं। और फिर अगर कोई फाइनेंस का आदमी भी आता ही है, क्या वो सरकार के खिलाफ जाके अपनी रिपोर्ट दे सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसमें हमें लगता है कि इंडिविजुअल एक कमेटी बननी चाहिए, एक जांच दल अलग से बनना चाहिए। उसमें कोई जस्टिस हो सकते हैं, रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं, और बाहर के बिल्कुल इंडिविजुअल लोग होना चाहिए जो सरकार के प्रभाव में ना हो। अगर आप सरकार के प्रभाव के लोगों को बनाएंगे तो हमें आशंका है कि एसआईटी की रिपोर्ट सही नहीं आ पाएगी। पीछे आपने देखा था, कई मीडिया रिपोर्टों में आया था कि जो इस एसआईटी के चीफ हैं उनके ऊपर पहले कई सारे आरोप लगे हैं, कई सारे उनके ऊपर शिकायतें आई हैं, और यहाँ तक आया कि उनके ऊपर करप्शन के भी आरोप लगे हैं, जांच कर रही है और ये सरकार के संज्ञान में है। उसके बावजूद उनको एसआईटी का चीफ बनाया गया है, तो ये भी एक हास्यास्पद स्थिति है। तो बिल्कुल। कोर्ट को मुझे कह देना भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोर्ट भी सिर्फ नूरा कुश्ती कर रही है। कोर्ट भी इस तरह के फैसलों में जो टिप्पणी अब मैं बता रहा हूं, इस पे कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान लिया कि आपने जो एसआईटी बनाई है और एसआईटी जिसको जो हेड कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप है, इस पर सरकार का क्या कहना है? क्या कोर्ट ने सवाल पूछा है? तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी नूरा कुश्ती करते नजर आ रहे हैं। स्पष्ट है उनकी तरफ से निर्देश आदेश इस तरह के नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।